बाद अगला हमारा टॉपिक है, अगला पॉइंट है देखो हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसके हमने 3 पॉइंट देख लिए थे। इसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं हम, चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट है हमारा, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो, तो देखो तब क्या होगा, ये हमारा अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण में ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये हमारा फोकस है। इसके बीच में अगर वस्तु रखी है, ये रखी है, तब क्या होगा, तो इसके समांतर जाने वाली प्रकाश किरण तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, पहला नियम क्या होता है हमारा, नियम हमारा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। पहला नियम है हमारा, ठीक है भाई, हमने लगा दिया। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। भाई ये प्रकाश किरण तो जा रही है, इधर चली जाएगी, तो ये दोनों वस्तु, ये दोनों रेखाएं इसलिए काट रही है। तो ये जो बन के हुआ ये है इस वस्तु O डैश का प्रतिबिंब I डैश। ठीक है, आपको पता है O क्या है, ऑब्जेक्ट है, I क्या है, इमेज। ठीक है, ये हमारा क्या है, ध्रुव है, ये हमारा क्या है, दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो आप समझ लीजिए। फिर इसमें हमने 2 नियम लगा दिए हैं। पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। दूसरा नियम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें इस बिंदु I डैश पर काटती हैं, तो I डैश जो है वो वस्तु O डैश का प्रतिबिंब है। ठीक है, इस प्रकार से आसानी से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ देखो प्रतिबिंब कैसा बना, तो प्रतिबिंब बना वास्तविक। कैसा है प्रतिबिंब, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से बड़ा है प्रतिबिंब। और कहाँ बन रहा है, तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये चीज समझ आई होगी। देखो फिर बता देता हूँ, इसमें 2 नियम, देखो किसी भी प्रतिबिंब बनने में आप कोई 2 नियम फॉलो करेंगे। ठीक है, आप इसमें से 2 नियम लगाएंगे, तो हमने 2 नियम लगा दिए, पहला और दूसरा 2 नियम। पहला नियम हमने बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम हमने बताया कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, दोनों नियम लगाए, ये बिंदु इस पर काटा तो ये I डैश वस्तु O डैश का प्रतिबिंब बन गया। अब हमने देखा ये I डैश है, ये कहाँ है, तो ये देखो वक्रता केंद्र और इधर क्या है, अनंत है, वक्रता केंद्र अनंत के बीच में है। और ये प्रतिबिंब कितना बन रहा है, तो ये वस्तु से बड़ा है। और देखो कैसा है, वस्तु इधर थी, वस्तु ऐसी है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तव उल्टा, वस्तु से बड़ा और वक्रता केंद्र अनंत के बीच में। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट हमारा क्या है, तो अगला पॉइंट है हमारा जब वस्तु, अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या आएगा, जब वस्तु फोकस पर रखी हो, कहां रखी हो, फोकस पर। तो देखो जब वस्तु फोकस पर रखी, तब क्या होगा, तो देखो ये फोकस है, फोकस पर कोई वस्तु रखी है मान लो, तो ये देखो ये तो पहला नियम ये होगी,
मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से ऊपर जाएगी, फोकस से ऊपर जाएगी। तो ये प्रकाश किरण इधर गई, चली गई। दूसरी प्रकाश किरण अब ये देखो फोकस से ऊपर जा नहीं सकती यहाँ से, तो वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र से ये देखो प्रकाश किरण है, वक्रता केंद्र से ऊपर जाने वाली प्रकाश किरण। ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से ऊपर जा रही है इधर से, ये प्रकाश किरण है, ठीक है। वक्रता केंद्र से ऊपर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो देखो इसी मार्ग में वापस लौट गई। ये दोनों प्रकाश किरण जा रही है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो ये कहाँ मिल रही है मुझे पता नहीं, कहाँ मिलेंगी, मतलब अनंत पर। कहाँ मिलेंगी? अनंत। और जब अनंत पर मिलेंगी तो ये जो दूरी है इससे कैसी होगी? बहुत ज्यादा होगी। कैसी होगी? बहुत ज्यादा। अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। और कहाँ बनेगा? अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर। वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, अनंत पर। ठीक है, फिर समझ लीजिए आप इसको एक बार। ये हमारी कोई वस्तु है, वो है ये रखी है फोकस पर। कहाँ रखी है? फोकस पर। तो फोकस पर वस्तु रखी है तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण जाएगी वो फोकस से ऊपर जाएगी, और दूसरी जो वक्रता केंद्र से ऊपर जाएगी। देखो ये यहाँ प्रकाश किरण आ रही है इस सीध में, तो यहाँ से आप देखोगे तो कहाँ से आ रही है? तो वक्रता केंद्र की सीध में आ रही है, बिल्कुल वक्रता केंद्र से ऊपर आने वाली प्रकाश किरण। तो ये यहाँ से टकराने के पश्चात इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो ये दोनों प्रकाश किरणें अनंत पर टकराएंगी। अनंत पर टकराएंगी तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है, चलो ये हमारा दूसरा नियम कौन सा पॉइंट हो गया? चौथा हो गया। चौथा नहीं, ये पांचवा था। 4 हो चुके हैं, ये पांचवा था। 5 पॉइंट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं छठवें पॉइंट की। इन सभी चित्रों को अगर आपने सही से समझ लिया तो आप कभी भी कोई भी प्रतिबिंब गलत नहीं करेंगे। इससे कुछ भी पूछा जाएगा आप एकदम सही कर देंगे। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, जब प्रकाश किरण फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखे, यहाँ कोई वस्तु रखी है तब क्या होगा? अगर यहाँ कोई वस्तु रखी है तब क्या होगा? तो देखो पहला नियम यही सेम लगा दो। यहाँ से इसके समांतर जाएगी तो ये किससे ऊपर जाएगी? फोकस से ऊपर जाएगी। तो ये हम नियम जानते हैं। क्या जानते हैं हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से ऊपर चली जाती है। ठीक है, ये इधर गई और इधर गई। अब देखो दूसरी प्रकाश किरण, ये वक्रता केंद्र से ऊपर जाने वाली, किससे ऊपर जाने वाली? वक्रता केंद्र से ऊपर जाने वाली प्रकाश किरण। तो ये इस मार्ग में गई और इधर वापस लौट गई। ये देखो ये दोनों प्रकाश किरण है। अगर ये आगे बढ़े इधर तो ये प्रकाश किरणें दोनों देखो यहाँ काट रही है, इसको आगे बढ़ाया तो ये हमने देखा इस तरह। तो ये जो प्रकाश किरणें हैं ये आगे बढ़ाया तो ये इधर गई इस तरफ, और ये बढ़ाया तो ये गई इस तरफ। तो ये दोनों इस बिंदु पर काटी तो ये वस्तु O डैश है, इसका ये प्रतिबिंब बन गया I डैश। ठीक है, यहाँ लिख देंगे जब वस्तु कहाँ रखी हो? जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हो, फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हो, जो रखी है तो क्या होगा? तो देखो फोकस और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु रखी है तो कहाँ पर वस्तु पर प्रतिबिंब बन रहा है? तो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के दूसरी ओर। कैसा? आभासी है। कैसा है? आभासी। वहां किरणें मिल नहीं रही, केवल मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ किरणें वास्तव में मिल नहीं रही है, क्योंकि किरणें तो टकराने के पश्चात वापस लौट गई हैं, लेकिन इधर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो प्रतिबिंब कैसा है? आभासी और सीधा। आभासी सीधा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब? दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के
दूसरी ओर, दर्पण के पीछे, कुछ भी कह सकते हैं, दर्पण के पीछे या दर्पण के दूसरी ओर, ठीक है। तो छठा नंबर जो था वो था हमारा जब वस्तु फोकस तथा दर्पण के बीच में रखी हो, और जब यहाँ रखी होगी वस्तु तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के दूसरी ओर। कैसा बनेगा, आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा। तो इस प्रकार से हमने अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की बारे में हमने चर्चा की। आपको अच्छी से समझ में आई होंगी। अगर समझ नहीं आती है तो आप एक बार फिर इसको रिवीजन कर लीजिए, इसको रिपीट कीजिए, आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, देखो उत्तल दर्पण द्वारा इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो इसमें क्या होता है, हम उत्तल दर्पण बना लेंगे, ये हमारा उत्तल दर्पण, इसका ध्रुव है, इसका फोकस है, इसका वक्रता है। तो देखो उत्तल दर्पण की अगर हम बात करेंगे तो इसके वस्तुएं जो रखी जाएंगी वो रखी जाएंगी इधर बाईं ओर, क्योंकि प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। तो इधर कोई भी वस्तु कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी कि ध्रुव के फोकस के बीच में, कि वक्रता केंद्र के बीच में या अनंत पर, भाई सब कंडीशन फोकस और वक्रता केंद्र उधर। तो इसके सामने कोई भी वस्तु कहीं भी रखी जाए, चाहे अनंत पर रखी जाए, कहीं भी रखी जाए, धीरे धीरे आते जाओगे तो प्रतिबिंब में आकार में थोड़ा परिवर्तन होगा, बाकी आप कहीं भी कोई वस्तु रख दो। जैसे मान लो तो इससे जाने वाला ये उसकी समांतर आने वाली प्रकाश किरण क्या होगा, दर्पण के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से होती जाएगी, समझ लीजिए आप सही से। तो इससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण ये इधर चली जाएगी और फोकस से आती ही प्रतीत होगी, ठीक है। हमने आपको नियम बताए थे, तो क्या बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण फोकस से आती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण, दूसरा नियम ये है, वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, ये वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पर देखेंगे तो आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ठीक है। ये वस्तु हमारी फोकस, तो ये दोनों प्रकाश किरण यहाँ काटती हुई प्रतीत हो रही है, ये हमारी जो प्रतिबिंब है वो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, देख लो F तथा P के बीच, कहाँ बन रहा है, F तथा P के मध्य। कैसा बन रहा है, आभासी, वस्तु से छोटा। तो यहाँ लिख देंगे हम, जब यहाँ लिख देंगे अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कहीं पर भी रखी हो, अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कहीं पर भी रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, सीधा। कैसा बनता है, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। देखो कैसा है, वस्तु से छोटा है, और कहाँ बनता है, फोकस तथा ध्रुव के बीच, फोकस तथा ध्रुव के बीच, ठीक है। समझ में आया, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, फोकस तथा ध्रुव के मध्य बनता है, ठीक है। फिर एक बार बता देता हूँ मैं, समझ लीजिए आप। अब उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु अगर कहीं पर भी रखी है तो उससे चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। कैसी आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। कहाँ से आती है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये प्रकाश किरण यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस, ठीक है। यहाँ से हमने इसको दर्शा दिया। दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से मुख्य अक्ष से जो वस्तु रखी है उसके इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण यदि कहाँ पर, यदि वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, अगर यहाँ से हम देखेंगे ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो ये दोनों प्रकाश किरणें
यहाँ पर टकराती हुई प्रतीत होंगी, यहाँ पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होंगी इस बिंदु पर, और ये जो बिंदु है यहाँ से हमने इसको मिलाया तो ये जो आई आई डैश है ये वस्तु O डैश का प्रतिबिंब है। ठीक है, ये कैसा है तो ये वस्तु से छोटा है। कैसा है? वस्तु से छोटा है। और देखो जैसी वस्तु रखी है वैसा ही प्रतिबिंब है, जैसी वस्तु रखी है वैसा ही प्रतिबिंब, अर्थात सीधा है, आभासी है, वास्तव में नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। कैसी? मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं मिल रही है। तो आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। और कहाँ बन रहा है? तो फोकस पदार्थों के बीच में, फोकस पदार्थों के बीच में। तो इस प्रकार से आपने जाना कि किस प्रकार से दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, अवतल तथा उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना आपने सीख लिया। अब देखिए आप अब आपका अगला टॉपिक है दर्पण के उपयोग। दर्पण के उपयोग क्या है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखो दर्पणों के उपयोग, तो नंबर 1 अवतल दर्पण के क्या उपयोग है? अवतल दर्पण के क्या उपयोग है तो मैं बता देता हूँ। देखो अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग में जो ENT डॉक्टर होते हैं, दांत नाक और गले के जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अंदर के छोटे छोटे पार्ट्स को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि पास में जब वस्तु को रखते हैं तो उससे उसका बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है और वो आसानी से छोटे छोटे अंगों की जांच कर सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, और देखो जो परावर्तक दूरदर्शी होती है, परावर्तक दूरदर्शी होती है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, और देखो जो सेविंग की जो दुकानें होती हैं या सेविंग करने वाले जो शीशे दर्पण लगे होते हैं दुकानों में या घर पे आप यूज करते हो, तो वो दर्पण आते हैं सेविंग के लिए स्पेशल, वो अवतल दर्पण होते हैं जिससे उसमें आपका बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है और आप आसानी से कर सकते हैं। और अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्चों में होता है और सर्च लाइट तथा वाहनों के जो आगे हेडलाइट लगे होते हैं, अग्निदीप लगे होते हैं हेडलाइट्स में, उनमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, अब तुम देखो उत्तल दर्पण का प्रयोग। उत्तल दर्पण के प्रयोग, उत्तल दर्पण के क्या क्या प्रयोग हैं तो देखो उत्तल दर्पण के प्रयोग में वाहनों के जो पश्च शीशे होते हैं जो साइड में लगे होते हैं, साइड में ग्लास लगे होते हैं जिससे पीछे वाली आने वाली जो वाहन है उनका प्रतिबिंब बन जाए, तो वहाँ लगे होते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। जो साइड में साइड वाले जो शीशे लगे होते हैं वो शीशे कौन से लगे होते हैं? उत्तल दर्पण, जिससे भारी बड़ी वाहन का भी प्रतिबिंब छोटा सा बनके वहाँ दिखाई दे जाए कि पीछे से कौन सा वाहन आ रहा है। ठीक है, और ATM मशीनों के पास जो सुरक्षा कवच के लिए जो दर्पण लगाए जाते हैं वो दर्पण भी उत्तल दर्पण होते हैं, जिससे उस बड़े से कोई भी व्यक्ति है जो चोर वगैरह आते हैं तो उनका प्रतिबिंब छोटे से दर्पण में बन जाए और जिससे वहाँ रिकॉर्ड हो जाए, आसानी से पता चल जाए अगर कोई ATM से छेड़खानी करता है। ठीक है, तो ये है आपके दर्पण के उपयोग। ठीक है, अब देखो आगे हमारा जो पॉइंट है वो है दर्पण सूत्र। तो देखो हमने आपको बताया था कि अगर कोई दर्पण है, मान लो उत्तल दर्पण है, इसके सामने कोई वस्तु यहाँ रखी है, जो कोई वस्तु है वो रेस और ये यहाँ रखी है तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ये फोकस है, ये फोकस से उतर जाएगी, यहाँ से चली जाएगी, इस जगह इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, ये पता करिए। तो देखो हमने यहाँ ये बताया आपको, ये वस्तु है, ये इसका प्रतिबिंब है आई। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि इस ध्रुव से सभी दूरियां मापी जाती हैं। तो यहाँ से ये दूरी मापी जाएगी, ये दूरी, इससे ये दूरी मापी जा रही है, ये दूरी है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से
वस्तु की दूरी। तो दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है इसको हम यू से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? यू से व्यक्त करते हैं। और यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है ये दूरी जो है ये यू है, ये हुई दूरी है, ये हुई है। तो ये जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी इसको हम वी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? वी से। और फोकस दूरी को हम एफ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? एफ से व्यक्त करते हैं। तो इन तीनों के मध्य एक संबंध होता है उसको हम कहते हैं दर्पण सूत्र। वो संबंध होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये संबंध क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, अब देखो मैं फिर बताता हूँ आपको। किसी भी दर्पण, चाहे ये जरूरी नहीं है कि अवतल हो या उत्तल हो, कोई भी दर्पण हो सकता है। उस दर्पण के से, चाहे जैसे अवतल दर्पण है, इस दर्पण से कोई वस्तु यहाँ रखी है, ये जो दूरी है ये यू है। क्या है? यू है। यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है तो ये दूरी है, ये प्रतिबिंब दूरी वी है। क्या है? वी है। और अगर ये प्रतिबिंब है तो ये फोकस, अगर यहाँ फोकस है तो ये दूरी, ये फोकस दूरी है। ये क्या है? फोकस दूरी है। और ये सी है, यानी वक्रता त्रिज्या आर है। ठीक है, तो आपको इन चीजों को समझना होगा। दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है वो यू होती है। क्या होती है? यू होती है। और दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो वी होती है। और फोकस दूरी होती है एफ होती है। तो यू, वी तथा एफ में जो संबंध होता है इसको हम दर्पण सूत्र कहते हैं। और ये संबंध होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है। जब हम इनकी वैल्यू याद करते हैं, मान याद करते हैं, तो इसमें चिन्हों का लेना बहुत आवश्यक होता है। अगर ये वस्तु अगर इधर रखी है तो u जो है वो हमेशा ऋणात्मक होगा, क्योंकि यहाँ से बाईं ओर जा रहे हैं। अगर इधर प्रतिबिंब बन रहा है तो धनात्मक होगा, क्योंकि दाईं ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इस सूत्र को मैं अगले वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगा कि सूत्र को हम कैसे निर्माण करते हैं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में अभी मैं एक छोटा सा टॉपिक है वो और लेता हूँ, और उसके बाद मैं इसको ये बात करूँगा। तो एक छोटा सा टॉपिक और है, उसे हम बोलते हैं आवर्धनता, या इसको हम बोलते हैं रेखीय आवर्धन। क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो रेखीय आवर्धन जो होता है किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, समझो, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। मान लो किसी वस्तु है, अगर कोई वस्तु है, मान लो ये इस दर्पण से ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब है, तो जो वस्तु की लंबाई ये दूरी नहीं, ये दूरी है, और ये वस्तु की लंबाई है। ये लंबाई मान लो हमने माना कि ये लंबाई है हमारी भाई वो, हाँ कुछ भी मान लो, चाहे वो मान लो ऑब्जेक्ट की लंबाई, और ये इमेज आई की है, इसकी लंबाई आई है। तो जो आवर्धनता होती है, रेखीय आवर्धन, इसको हम एम से व्यक्त करते हैं। तो एम बराबर होता है I/O। एम बराबर क्या होता है? I/O। ठीक है, आप समझो एम बराबर क्या होता है? I/O। आई क्या है? आई है प्रतिबिंब की लंबाई। क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। और ओ क्या है? ओ है वस्तु की लंबाई। ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो जो आवर्धन है एम बराबर वो होता है I/O, अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ एक चीज देखनी है, यदि m का मान ऋणात्मक आ रहा है तो जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक। और यदि m का मान धनात्मक है, m का मान यदि ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। m का मान धनात्मक है तो जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा? आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी। ऐसा क्यों होगा उसको मैं बता देता हूँ। देखो, अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो उल्टा बनेगा, नीचे की ओर। नीचे की ओर जो लंबाई ली जाती है वो माइनस में ली जाती है। किसमें ली जाती है? माइनस में। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो उस आभासी ऊपर की ओर बनेगा तो प्लस में लिया जाएगा। तो यदि प्लस मान है, m का मान प्लस में है तो आभासी है, m का मान माइनस में है तो वो वास्तविक है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा, और आगे वाले वीडियो में मैं जो दर्पण है उसके सूत्र का निगमन बताऊँगा कैसे किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आप इनको लगातार देखते रहिए, और अगर पसंद आए तो
लाइक और कमेंट शेयर कीजिए, जिससे कि आपके जो और साथी हैं, जो दोस्त हैं, उनके पास में ये वीडियो पहुँचे और वो आसानी से घर में बैठ के पढ़ाई कर सकें और उनको उसका लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।